हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RKCI पर। तो बच्चों, आज हम हमारी जो बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम बायोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर है मानव में लैंगिक जनन, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, इस चैप्टर के बारे में पूरा डिटेल्ड रिवीजन रहेगा विद MCQs, है ना। किसके थ्रू? MCQ के थ्रू हम क्या करने वाले हैं, इसका कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, एक भी टॉपिक आपका इसमें छूटने वाला नहीं है, कंप्लीटली रहेगा। काफ़ी सारे इसमें क्वेश्चंस ऐड हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने कितने क्वेश्चन इसके लिए लिए हैं। हमने यहाँ पर टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 41 क्वेश्चन है। तो 41 क्वेश्चन के में हम क्या करेंगे, इस पूरे कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं, आने वाले जो हम नए चैप्टर्स के MCQs हैं वो भी आप तक पहुंचा सके। पूरा रिवीजन रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए आज का ये बेहतरीन सेशन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन है, साधारणतः 2 मासिक पीरियड में कितने दिनों का अंतर होता है? द गैप इन बिटवीन 2 मेंस्ट्रुअल पीरियड इज रफली। तो ये जनरली होता है 28 डेज़ का। कितने होता है? 28 डेज़ का यहाँ पर होता है। यहाँ पर हम 30 की जगह हम 28 डे कर लेते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 28 डेज़ हो जाएगा, ठीक है भाई। तो जनरली हम जानते भी हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 28 डे का होता है। कितने डे का होता है? 28 डे का होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में निषेचित अंडा गुणसूत्रों की संख्या क्या है ना। द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन फर्टिलाइज एग ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो जो फर्टिलाइज एग है उसमें यहाँ पर क्रोमोसोम के नंबर पूछे हैं, यानी गुणसूत्र के नंबर पूछे हैं। तो देखिए, जो नॉन फर्टिलाइज यानी कि अनिषेचित जो अंडा होता है, अनिषेचित जो होता है, अनिषेचित, है ना, वो कैसा होता है? वो होता है अगुणित, एन यानी कि अगुणित होता है। और अगुणित में कितने होते हैं हम जानते हैं, ह्यूमन के अंदर 46 होते हैं, तो अगुणित में होते हैं 23। अब ये फर्टिलाइज हो जाएगा, फर्टिलाइज होने पर ये कैसा हो जाएगा? 2n। कैसा हो जाएगा? 2n। 2n में कितने हो जाएंगे टोटल? यहाँ पर 46। तो कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, कार्पस ल्यूटियम क्या स्रावित करता है? कार्पस ल्यूटियम सीक्रेट्स प्रोजेस्ट्रोन, इंसुलिन, पेप्सिन या सलाइवा। तो कार्पस ल्यूटियम जो है कहाँ पाया जाता है? पहली बात तो यही है कि कार्पस ल्यूटियम है क्या, कहाँ पाया जाता है। देखिए कार्पस जो ल्यूटियम है ना, कार्पस ल्यूटियम ये है क्या, सबसे पहले तो ये बात करते हैं ना। तो जब अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है, किसकी? अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग मतलब ओव्यूलेशन, है ना, जो कि कब होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 डे यानी 14वें दिन होता है, 14 डे पर होता है। और होता क्यों है कि जो परिपक्व जो पुटिका है ना, परिपक्व पुटिका क्या होती है? कार्पस ल्यूटियम में चेंज होती है। कब? जब अंडोत्सर्ग होता है। और होता किसके कारण है ये अंडोत्सर्ग? LH हार्मोन के कारण। किसके कारण? LH हार्मोन यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण होता है। अब क्या होता है, जब ये कार्पस ल्यूटियम बन जाती है, यानी कि जो परिपक्व पुटिका है ये किस में चेंज हो जाती है? कार्पस। तो कार्पस ल्यूटियम क्या करती है यहाँ पर? प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन का स्रावण करती है। किसका स्रावण करती है? प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन का स्रावण करती है। और ये प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन क्या करता है? ये प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसके लिए? प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये यहाँ पर जो गर्भाशय होता है उसके स्तर में वृद्धि कराने में और उसको मेंटेन रखने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है ए, प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, परिपक्व मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर फीमेल गैमेट इज, है ना। तो यहाँ पर फीमेल गैमेट बनने का जो प्रोसेस वो पूछा गया, क्या वो oogenesis है, स्पर्मेटोजेनिस है, oogonia है, स्पर्मेटोसाइट है। तो यहाँ पर oogenesis हो जाएगा। क्या हो जाएगा? oogenesis। और शुक्राणु का बनना क्या है? वो
स्पर्मेटोजेनेसिस है। क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस है। अंडाणु का बनना oogenesis है। ठीक है भाई। फिर बात करते हैं यहाँ पर एक शुक्राणु कोशिका जन से कितने शुक्राणु बनते हैं? हाउ मैनी स्पर्म आर प्रोड्यूस फ्रॉम सिंगल स्पर्मेटोगोनिया, यानी स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्मेटोगोनिया से कितने शुक्राणु बनते हैं ये पूछा गया है ना, जिसको हम शुक्राणु जन कोशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्राणु जन कोशिका, है ना। अब ये पूछा गया कि इससे कितने शुक्राणु बनते हैं। तो हम जानते हैं कि जैसे ये एक स्पर्मेटोगोनिया है तो इसमें क्या होगा यहाँ पर इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। पहले अर्धसूत्री फर्स्ट होगा, जिससे दो यहाँ पर क्या बोलेगा, पहले देखिए पूरा, अगर मैं साइकिल को भी पूरा समझा देते हैं कि सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया है ना। ये स्पर्मेटोगोनिया ग्रोथ स्टेज में जाएगी, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगी। क्या बनाएगी? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होगा? फर्स्ट मियोसिस, यानी कि पहला अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिससे क्या बनेगा यहाँ पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने। क्या बनेगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनने वाला है। ठीक है। स्पर्मेटोसाइट। ठीक है। उसके बाद इसमें जो सेकेंड मियोसिस होगा, क्या होगा? सेकेंड मियोसिस, जिससे क्या बनेंगे यहाँ बनने वाले हैं स्पर्मेटिड। क्या बनने वाले हैं? स्पर्मेटिड। ये कितने? 4 स्पर्मेटिड बनेंगे। कितने स्पर्मेटिड बनेंगे? और फिर क्या होगा? ये जो स्पर्मेटिड है ये यहाँ पर स्पर्मियोजेनेसिस जो प्रोसेस है उसके थ्रू ये चेंज हो जाते हैं किसमें? यहाँ पर स्पर्म में। किसमें चेंज हो जाते हैं? स्पर्म में। तो ये जो चारों के चारों है ना, ये भी स्पर्म में चेंज होगा, ये भी स्पर्म में चेंज होगा, है ना, और ये भी। तो इस तरह से क्या होगा? एक स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनने वाले? 4 स्पर्म बनने वाले। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 स्पर्म बनने वाले। ठीक है। पूरा प्रोसेस मैंने समझा दिया है, ये देख लीजिएगा। फिर देखें यहाँ पर 6 क्वेश्चन क्या कहता है? बाह्य निषेचन, यहाँ पर निषेचन है ये, ठीक है, इसको की क्रिया किसमें होती है? द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन। तो ये मछली यानी फिश, पक्षी यानी बर्ड्स, रेप्टाइल्स, स्तनपायी यानी मैमल्स। तो बाह्य फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि जो हमारा शुक्राणु है, स्पर्म है, स्पर्म यह बात करें तो शुक्राणु, ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु, है ना, इनका जो फर्टिलाइजेशन है अगर ये शरीर से बाहर होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन। अगर शरीर के अंदर होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? अंतः निषेचन। तो जितने भी जो ज़्यादातर पानी में पाए जाने वाले जीव हैं, जैसे कि मछली जो है, इनमें शरीर के बाहर निषेचन होता है। कहाँ होता है? शरीर के बाहर होता है। बाकियों में कहाँ होता है? शरीर के अंदर होता है। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर एक टर्म है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा पाया जाता है ना, स्ट्रोमा इज प्रेजेंट। तो याद रखिएगा स्ट्रोमा जो है वो अंडाशय में पाया जाता है ना। जो अंडाशय होता है इस तरह की स्ट्रक्चर है। अंडाशय में 2 स्ट्रक्चर्स होती हैं। जो बाहर वाली स्ट्रक्चर है इसको वलकुट कहते हैं, ओवेरी वलकुट या अंडाशय वलकुट, है ना। और इसके बीच का जो ये भाग है, यहाँ पर इसको डिफरेंट कलर से हम शो कर देते हैं। यहाँ जो बीच का भाग होता है इसको बोलते हैं मध्यांश या मेड्यूला। क्या कहते हैं? मध्यांश या मेड्यूला कहते हैं। और इन दोनों को ही हम जनरली स्ट्रोमा के नाम से शो करते हैं, है ना, स्ट्रोमा। तो ये न्यू वर्ड है तुम्हारे लिए। तुम्हारे एग्जाम में जनरली स्ट्रोमा नहीं पूछा जाएगा, आप बेफिक्र रहिएगा। बाकी आपको अगर फिर भी पूछ लिया जाए, आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है, तो फिर अंडाशय से रिलेटेड है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। फिर देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 8, लीडिंग कोशिका पाई जाती है, लीडिंग सेल्स आर प्रेजेंट इन। ये कहाँ पाई जाती है? अंडाशय में, वृषण में, वृक्क में या गर्भाशय में? तो देखिए जो लीडिंग कोशिकाएं हैं वो वृषण में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? वृषण यानी कि टेस्टिस में पाई जाती है। अब देखिए हम बात कर लेते हैं लीडिंग कोशिकाओं से रिलेटेड सारी बातें कर लेते हैं। लीडिंग कोशिकाएं करती क्या हैं? ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करते हैं। किसका? टेस्टोस्टेरोन, है ना। अब टेस्टोस्टेरोन क्या है? एक नर हार्मोन है। अब ये नर हार्मोन क्या करता है? ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये हमारे द्वितीयक लैंगिक नर में जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं उनके लिए भी उत्तरदायी है ये, है ना। दूसरा क्या करता है? ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, क्या है? स्पर्मेटोगोनिया, है ना। इनको क्या करता है? इनको स्टिमुलेट करता है, यानी कि उत्प्रेरित करता है। क्या करता है? उत्प्रेरित करता है। किसके लिए? शुक्राणु निर्माण के लिए। किसके लिए? शुक्राणु निर्माण के लिए उत्प्रेरित करता है। और लीडिंग कोशिकाओं को इन्फॉर्मेशन कौन देता है? तो ये LH हार्मोन देता है। ये इन्फॉर्मेशन
कि भैया टेस्टोस्टेरोन का श्रावण करो, टेस्टोस्टेरोन किसको इन्फॉर्मेशन देगा, स्पर्मेटोगोनिया की शुक्राणु का निर्माण करो, ठीक है। फिर बात करते हैं 9th क्वेश्चन। मानव मादा में अंडजनन की प्रक्रिया किस अवस्था में प्रारंभ होती है? एट विच स्टेज ऑफ लाइफ इज oogenesis इनिशिएटेड इन ह्यूमन फीमेल? तो ये कब होती है देखिए, यौनारंभ के समय 8 प्यूबर्टी यानी कि 14 एज हम कह सकते हैं। रजोदर्शन के समय ड्यूरिंग मिनार्की, है ना, जब पहली बार क्या होता है ब्लीडिंग होती है। रजोनिवृत्ति जब यहाँ पर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो लास्ट की स्टेज को हम कहते हैं, जब ये लगभग 45 से 50 एज होती है ना, 45 से 50 एज क्या होती है ये, तब यहाँ पर पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है। और फर्स्ट टाइम, है ना, कब फर्स्ट टाइम जब ये दिखाई देता है तो इसको हम कहते हैं रजोदर्शन या मीनार्की, ठीक है। भ्रूणीय परिवर्तन के समय ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो देखिए जो यहाँ पर oogenesis का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है भ्रूणीय परिवर्तन के समय, और ये होता है लगभग 11th और 12th वीक में, है ना, यानी कि 11वें या 12वें सप्ताह जब जो फीमेल बेबी होती है यानी कि छोटी बच्ची होती है वो जब गर्भ में होती है माता के, तो उस समय 11वें 12वें वीक में क्या होता है, यहाँ पर जो oogenesis है यानी अंडाणु जनन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे भ्रूणीय परिवर्तन के समय। फिर बात करते हैं, देखिए 10th क्वेश्चन क्या कहता है, द एनिमल्स इन विच एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट इनसाइड द फीमेल बॉडी आर कॉल्ड, मतलब जिनके अंदर जो डेवलपमेंट है किसका, एम्ब्रियो का यानी कि भ्रूण का जो डेवलपमेंट है जिनमें कहाँ होता है, फीमेल बॉडी के अंदर होता है, इनसाइड होता है, तो उसको उस तरह के हम जो उसको क्या नाम देते हैं, ओविपेरस कहते हैं, वीवीपेरस कहते हैं, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, नन ऑफ दीज। तो एक बार हिंदी में देख लीजिए, वे जीव जिनमें भ्रूणीय परिवर्तन मादा शरीर के अंदर संपन्न होता है क्या कहलाते हैं, अंडप्रजक, सजीव प्रजक, या फर्स्ट और सेकंड दोनों। तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं ओ वीवीपेरस, क्या कहते हैं, वीवीपेरस। और जिनमें बाहर डेवलपमेंट होता है उनको अंडप्रजक यानी जो अंडे देते हैं। ऑन विच डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल डज ओव्यूलेशन अकर, है ना, तो ओव्यूलेशन है या अंडोत्सर्ग जिसको हम कहते हैं, ये अंडोत्सर्ग मेंस्ट्रुअल साइकिल के किस दिन संपन्न होता है? तो ये देखिए 1 to 10 डेज है ये, है ना, ठीक है। हिंदी में भी देख लीजिए, आर्तव चक्र किस दिन अंडोत्सर्ग होता है, तो देखिए ये होता है यहाँ पर 14 डेज। कब होता है, 14 डेज पर होता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये 4th ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 12 से जो 16 है उसमें 14 डे आता है, उस दिन क्या होता है यहाँ पर ओव्यूलेशन होता है। द नंबर ऑफ ओवम प्रोड्यूस फ्रॉम वन प्राइमरी oocyte इज एक प्राथमिक अंडक से बनने वाले अंडाणुओं की संख्या क्या है ना, तो यहाँ पर पूछा गया है वन प्राइमरी oocyte से, है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले उगोनिया होती है, क्या होती है, उगोनिया से बनती है प्राइमरी oocyte, क्या बनती है, प्राइमरी oocyte। अब ये जो प्राइमरी oocyte है क्या है, प्राइमरी oocyte, ठीक है। प्राइमरी जो oocyte है, फिर अब ये यहाँ पर एंटर करती है किसमें, मियोसिस में यानी कि अर्धसूत्री विभाजन में, जिसको अर्धसूत्री फर्स्ट हम कहते हैं, एम फर्स्ट में लिख देता हूँ यहाँ पर। तो इससे क्या होता है, एक पोलर बॉडी बनती है, क्या बनती है, पोलर बॉडी, जिसको हम ध्रुवीकाय कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्रुवीकाय, ये ध्रुवीकाय कहते हैं, ठीक है। और एक यहाँ पर बनता है सेकेंडरी oocyte, क्या बनता है, सेकेंडरी oocyte यहाँ बनता है, ठीक है। यहाँ क्या बन गया, ये सेकेंडरी oocyte। इसमें फर्दर जब होता है मियोसिस सेकेंड, क्या होता है, मियोसिस सेकेंड, तो क्या होता है यहाँ पर ये बनता है ओवम, जिसको हम अंडाणु कहते हैं, ठीक है, या एग भी कह सकते हैं, ठीक है। ये होता देखिए यहाँ पर क्या होता है, सेकेंडरी oocyte है, ये यहाँ से फिर ओवम में चेंज हो जाता है, और ये जो बना है ये भी एक पोलर बॉडी ही है ना। और हालांकि ये वाली जो पोलर बॉडी ये भी डिवाइड होती है, तो यहाँ पर 3 पोलर बॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है, और ओनली 1 क्या होता है यहाँ पर, ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो कितना, एक अंडाणु का निर्माण होता है, ठीक है, कितने का होता है, ओनली एक अंडाणु का निर्माण यहाँ होता है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा 13 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 13 क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम, है ना। तो एंट्रम एक कैविटी है और कैसी है, फ्लूइड फील्ड है। अभी कब देखी जाती है, तो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल या कार्पस ल्यूटियम। हिंदी में भी देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस आकृति का विशिष्ट लक्षण तरल से भरी गुहा जिसे गह्वर या फिर एंट्रम, आप एंट्रम वर्ड ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखिएगा, एंट्रम कहा जाता है कि उपस्थिति। अब एंट्रम जो है कि उसकी उपस्थिति
किस में दिखाई देती है? तो ये तृतीयक पुटिका में दिखाई देती है। किस में दिखाई देती है भाई? तृतीयक पुटिका या फिर टर्सरी फॉलिकल में, याद रखिएगा। फिर देखिए यहाँ पर 14 को, जस्ट आफ्टर इम्प्लांटेशन विच सेल ऑफ ब्लास्टोसिस डिफ्रेंशिएट इनटू एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो देखिए यहाँ पर एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। अंतर रोपण के तुरंत बाद कोरक पुटी की कौन सी कोशिकाएं बाह्य त्वचा एवं अंतः त्वचा में विभेदित हो जाती हैं? अंतर कोशिका समूह या पोषकोरक या ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो देखिए एक हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं ब्लास्टोसिस्ट की। ये ब्लास्टोसिस्ट की स्ट्रक्चर है। इस ब्लास्टोसिस्ट की स्ट्रक्चर में यहाँ पर कुछ सेल्स का ग्रुप होता है ना। यहाँ पर इसको हम कहते हैं इनर सेल मास, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ICM, आंतरिक कोशिकीय समूह, ठीक है। और यहाँ पर जो ये इस तरह से यहाँ चारों ओर जो कोशिकाएं हैं, है ना, ये है यहाँ पर देखिए, इसका नाम है ट्रोफोब्लास्ट। क्या है? इसका नाम है ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट इसका नाम है, ठीक है। अब इनके बीच में जो है ये क्या है? ब्लास्टोसील, है ना। क्या है ये? ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील क्या है? यहाँ पर गुहा है एक तरह की। तो यहाँ पर अब देखिए, अंतरोपण तुरंत बाद कोरक पुटी कौन सी कोशिका बाह्य त्वचा एवं अंतः त्वचा में विभेदित होती है ना। जस्ट आप पढ़े विच सेल ऑफ ब्लास्टोसिस डिफरेंस इनटू एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म का फॉर्मेशन जो है वो ICM के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ICM के द्वारा, इनर सेल मास या फिर हम कहेंगे आंतरिक कोशिका समूह के द्वारा होता है ना। जो ये ICM है यही यहाँ पर एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म में डेवलप हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 15 क्वेश्चन क्या है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आर। अब यहाँ पर कहा गया है कि जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड है वो कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, टेट्राप्लॉइड होता है। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। सबसे पहले होता है स्पर्मेटोगोनिया, फिर बनता है स्पर्मेटोसाइट यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। उसमें होता है फिर फर्स्ट मियोसिस। क्या होता है? फर्स्ट मियोसिस होता है, जिससे बनती है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनती है? सेकेंडरी। तो ये जो फर्स्ट मियोसिस होता है इसी में क्या होता है? जैसे यहाँ पर अगर 2n है तो यहाँ पर भी ये 2n होता है, और फर्स्ट म्यूसिस के बाद ये ओनली हो जाता है nn यानी कि हैप्लॉइड यानी कि अगुणित हो जाता है, ठीक है। उसके बाद होता है जो सेकंड होता है म्यूसिस, सेकंड जो होता है वो क्या होता है? माइटोसिस के इक्वल होता है यानी कि समसूत्री विभाजन के समान होता है। म्यूसिस M फर्स्ट का मतलब होता है अर्धसूत्री फर्स्ट, ठीक है भाई, हिंदी के लिए। तो ये इस तरह से अब ये भी N है यानी कि हैप्लॉइड है, अगुणित है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सेकेंडरी जो स्पर्मेटोसाइट है वो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड है। तो राइट आंसर हैप्लॉइड हो जाएगा। द्वितीयक शुक्राणु कोशिका कैसी होती हैं? अगुणित होती हैं। हैप्लॉइड का मतलब अगुणित, ठीक है। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एक्टिन। निषेचन की प्रक्रिया निम्नांक में से कहाँ संपन्न होती है? तो निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है भाई? ये संपन्न होती है, देखिए यहाँ पर अगर हम एक हल्का सा फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट बनाते हैं तो इस तरह की स्ट्रक्चर एक बन जाती है यहाँ पर, ठीक है। इससे आपको ये डायग्राम भी क्लियर हो जाएगा फटाफट से। ये मैं बना देता हूँ। ये इस तरह के ये एक डायग्राम होता है। ये एक पार्टी बना रहा हूँ फ़िलहाल में, चलो दोनों ही बन जाएंगे। ये बन गया, ठीक है। यहाँ पर ये बन गया, यहाँ पर फीमेल जेनिटल ट्रैक या मादा जनन तंत्र का जो डायग्राम है वो यहाँ बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से क्या होता है? ये अंडाणु अटैच होता है यानी कि अंडाशय से अंडाणु नहीं। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, अब इसको हम थोड़ा सा नामांकन कर देते हैं। ये अंडाशय हो ही गया है ना, वैसे भी आपके ये डायग्राम आता भी है ना। यहाँ वाला देखिए जो भाग है ये वेजाइना है, जिसको हम योनि भी कहते हैं, है ना। ये ग्रीवा वाला भाग है ना। ये वाला भाग क्या है? ये ग्रीवा वाला, थोड़ा अंदर की ओर का है, ये ग्रीवा भाग है, ठीक है। चलो थोड़ा ठीक ही कर देते हैं वरना गलत हो जाएगा। यहाँ वाला जो भाग है ये होता है ग्रीवा, ठीक है। ये क्या है? ग्रीवा है। और ये जो है इसको हम कहते हैं ग्रीवा नाल। क्या कहते हैं? ग्रीवा नाल, सर्वाइकल कैनाल जिसको हम कहते हैं, ठीक है भाई। ये है हमारा गर्भाशय। ये क्या है? गर्भाशय, जिसको यूट्रस कहते हैं, गर्भाशय, है ना। अब बात करें तो ये जो है यहाँ पर इसको हम कहते हैं अंडवाहिनी। क्या कहते हैं? अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब इसको हम कहते हैं, ठीक है। अब ये जो अंडवाहिनी, इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? यहाँ पर इसके देखिए 3 भाग है। कौन कौन से भाग हैं?
ये वाला जो भाग है जहाँ पर ये फिम्ब्री लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो इसको हम यहाँ कहते हैं इनफंडीबुलम। क्या कहते हैं भाई? इनफंडीबुलम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इनफंडीबुलम इसको हम कहते हैं। ठीक है भाई। फिर ये वाला जो भाग है इसको हम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम? इसको हम कहते हैं एम्पुला। क्या कहते हैं? एम्पुला। ठीक है, क्या कहते हैं? एम्पुला। और ये वाला जो भाग है इसको हम कहते हैं इस्थमस। इसको हम क्या कहते हैं? इस्थमस इसको हम कहते हैं। ठीक है भाई, इस्थमस इसको कहते हैं। इस तरह से अब देखिए, अब यहाँ पर जो निषेचन का प्रोसेस है वो कहाँ होता है? तो जब यहाँ से निकलता है क्या, अंडाणु यहाँ से निकलता है तो ये धीरे 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 करके यहाँ एम्पुला में पहुँच जाता है और इससे मिलने फिर आता है कौन? यहाँ शुक्राणु इससे मिलने आता है यहाँ एम्पुला वाले भाग में। कहाँ आता है? एम्पुला वाले। तो निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? यहाँ पर एम्पुला यानी कि तुम्बिका वाले भाग में। ठीक है, तो ये हमारा हमने पूरा समझ लिया है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। देखिए 17 क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? शिशु के जन्म के पश्चात कौन सा हार्मोन दुग्ध स्रावण के लिए उत्तरदायी है ना? तो शिशु जन्म के पश्चात कौन सा हार्मोन जो होता है, तो देखिए यहाँ पर हार्मोन की बात करें, प्रोजेस्टेरोन भी है, एस्ट्रोजन है, प्रोलैक्टिन है और एंड्रोजन है। ठीक है, एंड्रोजन का मतलब यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन से है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन से है। ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पर जो है दूध निर्माण के लिए या स्रावण के लिए यहाँ पर प्रोलैक्टिन हार्मोन आता है। कौन सा हार्मोन आता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन आता है, याद रखिएगा भाई। ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। और ये स्रावित किससे होता है ये भी आपको याद रखिएगा, ये प्लेसेंटा से सिक्रेशन होता है इसका। किससे? प्लेसेंटा या अपराह जिसको हम कहते हैं। HPL होता है, ह्यूमन प्लेसेंटल ह्यूमन प्रोलैक्टिन हार्मोन जिसको हम कहते हैं, ये वही है। ठीक है भाई। फिर देखिए तो ये इसका आंसर हो गया है प्रोलैक्टिन। अब बात करते हैं 18 क्वेश्चन। देखिए 18 क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है? ड्यूरिंग विच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी आर द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस यूजुअली ऑब्जर्व्ड, है ना? गर्भावस्था के किस महीने के दौरान शिशु की पहली गतिशीलता सामान्यतः देखी जाती है ना? तो शिशु की सबसे पहली गतिशीलता यानी मूवमेंट कब देखा जाता है? 5th मंथ यानी कि 5वें महीने में देखा जाता है। ठीक है, कौन से महीने में? 5वें महीने। फिर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, कौन सी क्या है, मतलब इनमें से कौन सी एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर यानी कि अगुणित संरचना नहीं है? क्या नहीं है? अगुणित संरचना नहीं है। ठीक है, तो ये पूछा गया है। हैप्लॉइड का मतलब अगुणित, अगुणित का मतलब n से है। ठीक है, जहाँ पर गुणसूत्र कितने होने चाहिए? 23 होने चाहिए, वो है हैप्लॉइड, और जिसमें नहीं है वो डिप्लॉइड है। देखिए प्राइमरी oocyte, अभी मैं पूरा बता चुका हूँ, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte सब कुछ के बारे में बता चुका हूँ। तो प्राइमरी oocyte जो होता है वो 2n होता है। ठीक है, जबकि जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हो या फिर oocyte सेम बात है। ठीक है, वो क्या होते हैं? सेकेंडरी जब नाम आ गया इसका मतलब वो n हो गया है, हैप्लॉइड हो गया है। तो सेकेंडरी oocyte क्या होता है यहाँ पर? ये हैप्लॉइड होता है। स्पर्मेटिड भी कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। ओवम यानी कि अंडाणु भी कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। तो यहाँ पर जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये राइट आंसर हो जाएगा। ये कैसा है? डिप्लॉइड है। कैसा है भाई? डिप्लॉइड है। कैसा है? डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड का मतलब द्विगुणित है। ठीक है, कैसा है? ये द्विगुणित हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, तो ये ए इसका राइट आंसर जाएगा, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। फिर द जायगोट और अर्ली एम्ब्रियो विद अप टू 8 ब्लास्टोमेर आर ट्रांसफर इनटू, एक युग्मनज या 8 ब्लास्टोमेर तक के प्रारंभिक भ्रूण में को किस में स्थानांतरित किया जाता है ना? कि जो भ्रूण है वो कितना है? 8 सेल है। कितना है? 8 सेल है। अभी जब ये 8 सेल होता है उन सभी सेल्स को हम ब्लास्टोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? यहाँ पर ब्लास्टोमियर कहते हैं। अब कहा गया है कि इस 8 सेल के एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण को कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है? कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है? देखिए इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं फैलोपियन ट्यूब में यानी कि अंडवाहिनी में। ठीक है भाई। अब ये हो जाता है 16 सेल्स का, 16 to 32 सेल का, तब इसका इम्प्लांटेशन होता है। क्या होता है? अंतररोपण होता है। अंतररोपण या इम्प्लांटेशन। और कहाँ होता है वो? गर्भाशय में होता है। कहाँ होता है भाई? गर्भाशय में होता है। गर्भाशय में भी कहाँ होता है? गर्भाशय में भी गर्भाशय के अंतः स्तर, जहाँ जिसे हम क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम, उसमें होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और कौन सी स्ट्रक्चर है? उसको हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। जो ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रक्चर है उसका इम्प्लांटेशन होता है। अब देखिए यहाँ पर 21 जो क्वेश्चन है, यहाँ पर ये देखिए स्ट्रक्चर हमको देखनी है और बताना है। ये देखिए यहाँ पर
एक सी है, एक ए है और एक बी है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको बताना है क्या है। अब मैं पहले ही नाम कर देता हूँ, है ना। एक बार आप भी क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अपने आंसर्स भी, है ना। एक बार हिंदी में भी देख लीजिए, ये रहा पूरा। उसके बाद मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ। देखिए ये रहा, है ना। देखिए यहाँ पर जो ये सी है, अभी मैं पूरा स्ट्रक्चर तो बता ही चुका हूँ। इसको हम इस्थमस कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्थमस कहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर जो ए है, ए को हमने क्या कहा है? गर्भाशय कहा है। क्या कहा है? गर्भाशय कहा है। और यहाँ पर जो बी है, इसको हमने क्या है? ग्रीवा कहा है। क्या कहा है? ग्रीवा कहा है, ठीक है। ग्रीवा यानी कि सर्विक्स। तो अब देख लीजिए यहाँ पर ए ओवेरी ठीक है, बी सर्विक्स ठीक है और सी इस्थमस ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ए अंडाशय, ठीक है। ए अंडाशय नहीं रहेगा, ठीक है। अंडाशय क्या है? नहीं है यहाँ पर, ये गर्भाशय होगा। ए क्या होगा? गर्भाशय होगा, है ना। और देखिए अच्छा यहाँ पर अंतः स्तर भी दिया हुआ है, गर्भाशय का अंतः स्तर। एक सेकेंड, है ना। ओवेरी, सॉरी ओवेरी नहीं होगा यहाँ, ये गलत है, मैंने ओवेरी गलत टिक किया है ना। ये सीखे। अब एंडोमेट्रियम बिल्कुल राइट आंसर है। गर्भाशय का अंतः स्तर भी है, बिल्कुल, है ना। हमने जो ये गर्भाशय का है, ये इसका जो अंतः स्तर है भाई, क्या है? ये एंडोमेट्रियम है। तो यहाँ ठीक कर लेना, ठीक है। अंतः स्तर हो जाएगा। बी यहाँ पर क्या है? देखिए बी 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 बी, ठीक है ना। बी गर्भाशय ग्रीवा हो जाएगा, सही है। और सी तुम्बिका नहीं होगा। तुम्बिका क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये क्या है? इस्थमस है। क्या है ये? इस्थमस है, संकीर्ण पद जिसको हम कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए गर्भाशय अंतः स्तर है, ठीक है। बी संकीर्ण पद नहीं होगा, तो तुम्बिका नहीं होगा। तो राइट आंसर देखिए, हम इसको बी बना देते हैं, इसको संकीर्ण पद कह देते हैं। क्या कहते हैं? संकीर्ण पद इसको हम कह देते हैं, ठीक है भाई। ये इसको करेक्ट कर लेना। ये सी यहाँ पर, एक सेकेंड, ओहो, अरे 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 अरे, यहाँ पर बिल्कुल सही है, सी एम्पुला है। क्या है ये? एम्पुला है, संकीर्ण पद नहीं होगा। बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ पर हमको संकीर्ण पद करने की आवश्यकता है ही नहीं, ये राइट आंसर है। तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा एम्पुला, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ना। यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 22वां क्वेश्चन क्या है? इफ द एंडोस्पर्म सेल ऑफ एन एंजियोस्पर्म कंटेन 48 क्रोमोसोम देन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच ऑफ द सेल इफ। ये देखिए हमारे पिछले चैप्टर का क्वेश्चन है, फिर भी एक बार बता देते हैं। आवृत बीजी के भ्रूण पोष की कोशिका में 48 गुणसूत्र हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कि पत्तियों की प्रत्येक कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे। तो देखिए भ्रूण पोष जो होता है, यानी कि एंडोस्पर्म जो होता है, भ्रूण पोष, वो 3n होता है। कैसा होता है? 3n। तो उसके गुणसूत्र कितने हैं? 48। n की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। अब पूछा है पत्तियों की कोशिका, पत्तियों की जो कोशिकाएं होती हैं वो 2n होती हैं, 2n। तो n अगर 16 है तो इंटू में 2 कर दो, तो n इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी 2n इक्वल टू हो जाएगा 32। तो राइट आंसर 32 हो जाएगा, ठीक है। ये पिछले चैप्टर का है, देख लीजिएगा। फिर अब देखिए हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। विच हार्मोन एक्ट एज द लीडिंग सेल्स एंड स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन। तो कौन सा हार्मोन जो है लीडिंग सेल्स पर काम करता है? कौन सा हार्मोन लीडिंग कोशिकाओं पर कार्य करता है और एंड्रोजन के संश्लेषण और स्रावण को उत्प्रेरित करता है? तो यहाँ पर मैं अभी बता चुका हूँ इसी सेशन में हम। तो ये है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH हार्मोन। ये किससे स्रावित होता है? ये पीयूष यानी पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उससे स्रावित होता है, और पीयूष ग्रंथि के भी अग्रभाग से, ठीक है। इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको कहते हैं, उससे स्रावित होता है, ठीक है भाई। FSH जो है यहाँ पर, ये स्पर्मेटोगोनिया पर वर्क करता है। किस पर? स्पर्मेटोगोनिया पर ये अटैक करता है, ठीक है। और स्पेशली बात करें तो वहाँ भी स्पेशली कौन है? सर्टोली, स्पेशली सर्टोली कोशिका पर काम करता है, ठीक है। FSH किस पर काम करता है? सर्टोली पर। फिर बात करते हैं 24, द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड वेस्कुलर कनेक्शन बिटवीन फीटस एंड यूट्रस इज कॉल्ड। भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो इसका नाम है प्लेसेंटा। क्या है? प्लेसेंटा या फिर अपरा। अपरा क्या करती है? अपरा भ्रूण और गर्भाशय के बीच में क्या होता है? एक संवहनी वेस्कुलर संबंध होता है। अब अपरा का काम और अपरा के हार्मोन, है ना, ये दो बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एग्जाम में बार बार। सबसे पहले तो हार्मोन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एस्ट्रोजन भी आ जाता है ना। कौन कौन से हार्मोन? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोन, ठीक है। और फिर बात करें यहाँ पर एक HPL, जिसको हम क्या कहते हैं? मानव प्रोलैक्टिन हार्मोन, मानव या ह्यूमन
प्रोलैक्टिन, हिंदी में लिख रहा हूँ लेकिन आप इंग्लिश में भी ध्यान रखना भाई, प्रोलैक्टिन हार्मोन है ना, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। उसके बाद बात करें एक HCG है ना, एक HCG, इसको ज़्यादा ध्यान रखिएगा, इसको प्रेगनेंसी टेस्ट में यूज किया जाता है, HCG है ना। ये क्या है, ह्यूमन 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 है ना, या फिर HUMAN, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है। क्या है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, हिंदी में लिख देता हूँ, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है भाई, याद रखना। HCG का मतलब क्या है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है, और इस हार्मोन का क्या यूज है, प्रेगनेंसी टेस्ट में है। किस में है भाई ये, प्रेगनेंसी टेस्ट में, याद रखिएगा किस में है ये, प्रेगनेंसी टेस्ट में इसका यूज होता है, ठीक है। इस बात को ज़रूर से ध्यान रखिएगा। और फिर कार्य भी है ना, कार्य भी, ये तो हमने हार्मोन के बारे में बात की, कार्य भी आपको प्लेसेंटा के याद रखने हैं। एक तो क्या करते हैं, ये भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, क्या करता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करना है, एक तो पोषण प्रदान करना हो गया। दूसरा जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, कौन से अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनको बाहर, यानी कि CO2 हैं और जो भी अपशिष्ट पदार्थ उनको बाहर निकालना है, तो उत्सर्जन के लिए भी ज़रूरी है। और यहाँ पर क्या होता है, अपरा के थ्रू एक कौन सी एंटीबॉडी, IgG, ये एंटीबॉडी भी भ्रूण में एंटर करती है, तो इम्यून सिस्टम के रूप में भी काम करने में हेल्प कर देता है, ठीक है। हमने सारी बातें कर ली है प्लेसेंटा से रिलेटेड। फिर देखिए, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल रैपिड सिक्रेशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लीड टू इट्स मैक्सिमम लेवल अर्ज, है ना। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मिड साइकिल है, ल्यूटियल फेज है, नन ऑफ दीज है। आर्तव चक्र की किस प्रावस्था के दौरान ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के तीव्र स्राव कारण यह अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाता है, ऋतुस्राव, मध्य चक्र, स्रावी अवस्था है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर मध्य चक्र को हम राइट आंसर करेंगे। वैसे ये ओव्यूलेटरी स्टेज है, क्या है, ओव्यूलेटरी स्टेज है, कौन सी है, ओव्यूलेटरी स्टेज आती है। उसमें क्या होता है, ये 14 डेज है ना, 14 डेज यानी कि जब क्या होता है, ओव्यूलेशन यानी कि अंडोत्सर्ग होता है, क्या होता है, अंडोत्सर्ग होता है। तो उस समय क्या होता है, जो LH हार्मोन है इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है, और LH लेवल के हार्मोन के इंक्रीज हो जाने से क्या होता है, जो यहाँ पर परिपक्व पुटिका होती है, क्या होती है, परिपक्व पुटिका, वो फट जाती है ना, परिपक्व पुटिका फट जाती है। जैसे मान लो ये परिपक्व पुटिका है, इसमें ये यहाँ पर ओवम है, या फिर हम बात कर सकते हैं द्वितीयक ओसाइट है, इसके फटने से क्या होता है, यहाँ पर से अंडोत्सर्ग हो जाता है, ये अंडोत्सर्ग हो जाता है। तो यहाँ पर अब ये कार्पस ल्यूटेम बदल जाएगी, लेकिन ये फटी क्यों है, इसका रीज़न है LH हार्मोन, ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं 27, देखिए 27 क्वेश्चन क्या है, नर जनन तंत्र में शुक्राणु कोशिकाओं के परिवहन के सही जो क्रम है वो बताना है आपको, चयन करना है ना, कि जो नर जनन तंत्र है उसमें शुक्राणु कहाँ बनते हैं और कहाँ ख़त्म होते हैं। तो मैं उसको बता देता हूँ, आप टिक बाद में करते रहिएगा। देखिए, जो वृषण है ना, जो वृषण होता है, वृषण, ठीक है, वृषण में बनते हैं भाई शुक्राणु, बनते कहाँ हैं, है ना, तो शुक्र जनन नलिकाओं में, कहाँ, शुक्र जनन नलिकाओं में ये बनते हैं, ठीक है भाई, नलिकाओं में बनते हैं। शुक्र जनन नलिकाओं में बनने के बाद ये जाते हैं वृषण जालक में, कहाँ जाते हैं भाई, वृषण जालक में, ठीक है, वृषण जालक में जाते हैं, रेटेटेस्टिस जिसको हम कहते हैं, या इस शुक्र जनन नलिकाओं को हम कहते हैं यहाँ पर अभी थोड़ा इसका इंग्लिश नेम याद नहीं आ रहा है ना, शुक्र जनन नलिकाओं का, ठीक, कोई बात नहीं। वृषण जालक से ये शुक्रवाहक जिसको हम कहते हैं, शुक्रवाहक, क्या कहते हैं, शुक्रवाहक, ठीक है, शुक्रवाहक को हम कहते हैं वासा इफ्रेंसिया, इंग्लिश के लिए वासा इफ्रेंसिया, ठीक है भाई। तो वासा इफ्रेंसिया शुक्रवाहक से फिर ये एंटर करता है अधिवृषण में, किसमें, अधिवृषण में, ठीक है। अधिवृषण को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, एपिडिडाइमिस, ठीक है, एपिडिडाइमिस, ठीक है। एपिडिडाइमिस से ये एंटर करता है शुक्रवाहिका में, किसमें, शुक्रवाहिका में, ठीक है, कहाँ एंटर करता है, शुक्रवाहिका में, जिसको हम क्या कहते हैं, वासा डिफरेंसिया, क्या कहते हैं, वासा डिफरेंसिया
कहते हैं। ठीक है भाई, वासा डिफरेंशिया। और फिर वासा शुक्रवाहिका से होते हुए फिर ये एंटर करता है स्खलन वाहिनी में। किसमें? स्खलन वाहिनी में। ठीक है, स्खलन वाहिनी में एंटर करता है और स्खलन वाहिनी से ये एंटर करता है मूत्र मार्ग में। कहाँ एंटर करता है? मूत्र मार्ग, जिसको हम यूरेथ्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेथ्रा कहते हैं। और स्खलन वाहिनी को हम कहते हैं अभी इंग्लिश में मेरे ध्यान नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। इजैक्यूलेशन डक्ट, इजैक्यूलेशन डक्ट। ठीक है, ये हो गया। मूत्र मार्ग से आता है यहाँ पर, देखिए इसके लिए वर्ड भी है यहाँ पर, मूत्र मार्ग हो गया यूरेथ्रल मीएटस। ठीक है, यूरेथ्रल मीएटस। ठीक है, मीएटस। तो ये पूरा का पूरा मैंने पूरा स्टार्ट कर दिया है ना। शुक्र जनन नलिकाओं में क्या होता है? निर्माण स्टार्ट होता है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ शुक्राणुओं का निर्माण होता है और फिर वहाँ से ये पूरा पथ है, वृषण जालक, शुक्रवाहक, अधिवृषण, शुक्रवाहिका, है ना, स्खलन वाहिनी, मूत्र मार्ग और यूरेथ्रल मीएटस के थ्रू बाहर आ जाता है। तो ये पूरा पूरा है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ नहीं होता है ना। अब मैं इसमें थोड़ा सा अपना ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आप एक बार देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, आपको अगर नहीं पता है तो ये देख लीजिएगा किस में क्या एंटर करता है। ठीक है भाई, और अगर मान लो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं भी होता है तो आप यही राइट है। मानव शरीर में पाई जाने वाली लीडिंग कोशिकाएं किसका श्रावण करती हैं? तो लीडिंग कोशिकाएं किसका श्रावण करती हैं? यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यानी कि एंड्रोजन का, यहाँ पर एंड्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, इसका श्रावण करती हैं। थोड़ा फटाफट चलते हैं, काफ़ी क्वेश्चन है। अंडोत्सर्ग के बाद अंडाशय पुटिका के सिकुड़ने पर बना भाग, यानी अंडोत्सर्ग होने के बाद जो अंडाशय पुटिका है, अंडाशय पुटिका मतलब होता है यहाँ पर जो परिपक्वन पुटिका है, मैच्योर जो फॉलिकल है, परिपक्वन पुटिका, या फिर उसको हम स्पेशल में जब से परिपक्वन पुटिका कहता हूँ, है ना, तो ये नाम थोड़ा ध्यान रखें, ग्राफियन फॉलिकल, है ना, ग्राफियन पुटिका या फिर ग्राफियन पुटिका या फिर ग्राफियन फॉलिकल, जिसको परिपक्व पुटिका भी हम कह देते हैं। ये यहाँ पर है ना ग्राफियन, अंडाशय पुटिका मतलब ग्राफियन पुटिका के बारे में बात की। जब अंडोत्सर्ग हो जाता है यानी कि अंडा निकल जाता है तो अब ये किस में चेंज हो जाती है? चेंज हो जाती है कार्पस ल्यूटियम में। किस में चेंज हो जाती है भाई? ये कार्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाती है। ठीक है, किस में चेंज हो जाएगी? कार्पस ल्यूटियम में। तो राइट आंसर ए आंसर हो जाएगा। और फिर इसमें भी ध्यान रखना, कार्पस ल्यूटियम आगे जाके चेंज होती है कार्पस एल्बिकेंस में। किस में? कार्पस एल्बिकेंस, है ना। और याद रखिएगा कार्पस ल्यूटियम किसका श्रावण करती है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, है ना, और एस्ट्रोजन का श्रावण करती है। ठीक है, इन 2 हार्मोन का, तो ये पूरा ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, 30 क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी सहायक जनन ग्रंथि सिर्फ स्तनधारियों में पाई जाती है ना। प्रोस्टेट ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, काउपर ग्रंथि या बार्थोलिन ग्रंथि। यहाँ पर याद रखें सहायक जनन ग्रंथि की बात हुई है तो पीनियल यहाँ से हट जाएगी, जनन ग्रंथि नहीं है। अब प्रोस्टेट ग्रंथि है, काउपर ग्रंथि और बार्थोलिन ग्रंथि है। मैं चाहता हूँ इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें, है ना। एक क्वेश्चन है, मैं आपसे चाहता हूँ इसका आप पता करिए और इसका क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर एक क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन आपके लिए है। यदि मनुष्य में शुक्रवाहिनियों को काट कर हटा दे तो कौन सा कार्य प्रभावित होगा, है ना। अब क्या करें हम शुक्रवाहिनियों को यानी कि वासा डिफरेंशिया को अगर हम काट देते हैं तो कौन सा जो कार्य है वो प्रभावित होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर अभी हम पूरा पथ पढ़ के आ रहे हैं कि शुक्रवाहिनी क्या करेंगी, तो शुक्राणुओं का निर्माण तो नहीं करेंगी, वीर्यम शुक्राणु केंद्रक विहीन होंगे, ये तो कोई कनेक्शन है ही नहीं, है ना। बस इतना होगा कि जो शुक्रवाहिनी, जैसे देखो हम बात करते हैं, ये मान लो ये वृषण हो गया। ठीक है, अभी इसको भी हम बना देते हैं, ये वृषण है ना, और ये मान लो चलो छोटा सा ट्रैक बना देता हूँ मैं, जिससे तुम्हारा नरजनन तंत्र का डायग्राम भी क्लियर हो जाए। ठीक है, ये एक वृषण है, ये एपिडिडाइमिस हो गया, दूसरा वृषण ये रहा, इसका एपिडिडाइमिस ये हो गया। यहाँ से दोनों से ये क्या है, शुक्रवाहिनियाँ यहाँ एंटर कर जाती हैं। फिर देखिए यहाँ पर होता है हमारा मूत्राशय होता है, इधर से आ रहा है, इधर से ना, फिर यहाँ से ये आता है और ये सीधा निकल जाता है, ये पूरा यहाँ आ गया। ठीक है, अभी नरजनन तंत्र का डायग्राम बन ही चुका है, मान लीजिए आप। यहाँ इस तरह से ओपनिंग हो गई है ये। ठीक है, ठीक है, ये प्रीप्यूस बना देते हैं हल्की सी हम। देखिए
यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर शुक्राशय होता है, क्या होता है, शुक्राशय होता है। ये दोनों मिलते हैं, इधर इधर भी शुक्राशय होता है, ये दोनों यहाँ मिलते हैं, आ जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा बन चुका है। यहाँ पर प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, फिर यहाँ पर बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि होती है, ये दो ग्रंथियाँ होती हैं। ये शुक्राशय है, नामकरण भी कर देते हैं, चलो ये शुक्राशय, ठीक है ना। ये प्रोस्टेट, प्रोस्टेट, और ये काउपर, ये क्या है, काउपर या बल्बो यूरेथ्रल हम कहते हैं जिसको। ये वृषण, ठीक है। ये क्या है, अधिवृषण, जिसको एपिडिडाइमिस कहते हैं, अधिवृषण या एपिडिडाइमिस, है ना। ये जो नलिका गई इसको हम कहते हैं शुक्रवाहिनी, क्या कहते हैं, शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिका जिसको हम कहते हैं शुक्रवाहिनी या वासा डिफरेंशिया, ठीक है भाई, है ना। अब यहाँ पर ये मूत्र मार्ग है भाई, ठीक है, यूरेथ्रा जिसको हम कहते हैं ना, मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा, ठीक है। और ये यूरेथ्रल मिएटिस है, ये यूरेथ्रल मिएटिस है, ठीक है, यूरेथ्रल मिएटिस, ठीक है, मिएटिस। उसके बाद बात करें, ये पेनिस है, ये क्या है, पेनिस जिसको हम सिसन कहते हैं। यहाँ पर फूला हुआ भाग होता है जिसको हम कहते हैं सिसन मुंड, क्या कहते हैं, सिसन मुंड, ठीक है। और इस पर त्वचा के कारण होता है जिसको हम कहते हैं प्रीप्यूस, प्रीप्यूस या सिसन मुंड आच्छद, सिसन मुंड आच्छद, ठीक है, मैंने बोल दिया है, काफ़ी चीज़ें लग जगह है नहीं, तो आप ये पूरा ट्रैक। अब देखिए इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमको क्या करना है, अगर हम यहाँ से क्या कर दें, शुक्रवाहिनी को हटा दें, यानी अगर इस वाहिनी को हम हटा दें, यहाँ से इसको गायब कर दें, तो क्या होगा, वीर्य में शुक्राणु केंद्र विहीन होगा, उसका कोई कनेक्शन है नहीं, ये गलत हो जाएगा। वीर्य में शुक्राणु नहीं होंगे, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि शुक्राणु वृषण से बन रहे हैं। और वीर्य किससे बन रहा है, वीर्य में शुक्राशय आता है, प्रोस्टेट ग्रंथि आती है, इनका मैक्सिमम भाग होता है। शुक्राशय कितना होता है, 60% होता है शुक्राशय का, 25% जो होता है ये होता है प्रोस्टेट ग्रंथि का, और 5% या जो भी बच जाता है वो यहाँ पर काउपर ग्रंथि का हो जाता है है ना। तो ये यहाँ पर जो वीर्य इनका निर्माण होता है, लेकिन शुक्राणु कहाँ से आता है, ये वृषण यहाँ से आता है, तो शुक्राणु नहीं होंगे वीर्य में, क्या नहीं होंगे, शुक्राणु, इसका बी आप राइट आंसर है। शुक्राणु जनन नहीं होगा, इसका कोई कनेक्शन नहीं, शुक्राणु जनन होगा, वीर्य में शुक्राणु एचएल होंगे, इसका भी कोई कनेक्शन नहीं है, तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है भाई, देख लीजिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। रजोधर्म एकाएक, जो रजोधर्म यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल, एफएससी की कमी से होता है, एलएच के बढ़ने से होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की कमी से होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की कमी से क्या होता है, रजोधर्म स्टार्ट होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो कार्पस ल्यूटियम होती है ना, कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम क्या होती है, ये नष्ट हो जाती है जब ये प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का हार्मोन का ये क्या करती है, स्रावण खत्म कर देती है। तो जो एंडोमेट्रियम यानी कि गर्भाशय का जो अंतः स्तर है ये नष्ट होने लग जाता है, क्या करने होने लग जाता है, अंतः स्तर क्या होने लग जाता है, नष्ट होने लग जाता है, और वो ब्लड के रूप में बाहर आता है। किसके रूप में बाहर आता है, ब्लड के रूप में बाहर आता है अंतः स्तर यानी एंडोमेट्रियम। यही कारण होता है कि रजोधर्म दिखाई देता है, ठीक है भाई। तो रीजन क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की कमी। अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात प्रत्येक प्राथमिक oocyte से क्या बनता है ना, जो प्राइमरी oocyte है जब उसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो उससे क्या बनता है, देखिए एक अंडाणु, दो अंडाणु, तीन अंडाणु, तो एक ही अंडाणु बनेगा, सीधी सी बात है। प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte और सेकेंडरी oocyte से अंडाणु, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। फिर देखिए 34 क्वेश्चन, मानव में प्रसव के आरंभ के लिए इनमें से कौन महत्वपूर्ण अवयव नहीं है ना। प्रसव के लिए इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण अवयव नहीं है, प्रोस्टोग्लैंडिन का संश्लेषण, प्रोलैक्टिन का मोचन, ऑक्सीटोसिन का मोचन, या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के अनुपात में वृद्धि, है ना। यहाँ पर बात हुई प्रसव की क्रिया के लिए, है ना। तो निम्न से कौन सा महत्वपूर्ण अवयव नहीं है, ऑक्सीटोसिन जरूरी है ना। यहाँ पर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन में जो वृद्धि है ये भी थोड़ा बहुत है, प्रोस्टोग्लैंडिन ज़रूरी है। अब प्रोलैक्टिन जो है, प्रोलैक्टिन यहाँ पर, प्रोलैक्टिन का कोई कनेक्शन नहीं है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, प्रोलैक्टिन का यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है। फिर देखिए 35, कुछ हार्मोन HCG, HPL, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो ये अपरा यानी कि प्लेसेंटा से उत्पन्न होता है, अभी बता चुका हूँ मैं। भ्रूण की प्रथम गति था, उसके शीर्ष पर बालों का प्रकट होना गर्भाशय में किस महीने में दिखाई देता है, तो प्रथम गति के बारे में बता चुके हैं, 5वां महीना, ठीक है भाई। ताजे मुक्त हुए मानव अंडे में होता है, यानी जो अंडाणु होता है
उसमें क्या होते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। या एक ये यहाँ पर ये y गुणसूत्र के बारे में है, एक x गुणसूत्र होता है, दो x गुणसूत्र होते हैं, एक x गुणसूत्र है, एक y गुणसूत्र होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसमें एक x गुणसूत्र होता है। क्या होता है, एक x गुणसूत्र होता है। क्यों, क्योंकि ये कैसा है, n यानी कि अगुणित है। ठीक है भाई। फिर देखिए क्षमतायन कहाँ होता है, यानी क्षमतायन यानी कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन का मतलब क्या होता है, जो शुक्राणु है ना, शुक्राणु के अंदर होता है, याद रखना, कैपेसिटेशन। और इसमें क्या होता है, शुक्राणु के जो हेड पार्ट होता है वहाँ से कुछ स्टेरोल होते हैं, उनको हटाया जाता है ताकि इसकी गति इंक्रीज हो सके। तो गति इंक्रीज हो सके, निषेचन भी ज़रूरी होगा, जब तक कैपेसिटेशन नहीं होगा जब तक नहीं होगा। तो ये होता कहाँ है, मादा जनन क्षेत्र में होता है। कहाँ होता है, मादा जनन क्षेत्र में होता है। फिर देखिए विदलन के दौरान कोशिकाओं के लिए क्या सही होता है। देखिए विदलन क्या है, एक विशेष प्रकार का समसूत्री विभाजन। कैसा है, एक विशेष प्रकार का समसूत्री विभाजन है, जिसमें क्या होता है यहाँ पर एक बार ऑप्शन देख लीजिए। केंद्रीय कोशिका द्रव्य अनुपात में अपरिवर्तित रहता है, आकार में वृद्धि नहीं होती। O2 की याद रखना, O2 का उपयोग कम होता है, विभाजन अर्धसूत्री विभाजन तक होता है। अर्धसूत्री विभाजन तो है ही नहीं। आकार में वृद्धि नहीं होती, ये बिल्कुल सही बात है, आकार में भी वृद्धि नहीं होती, लेकिन कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। क्या होती है, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। फैलोपियन नलिका का कौन सा भाग अंडाशय के निकटतम होता है। तो फैलोपियन नलिका कौन सा भाग होता है, इनफंडिबुलम में। पूरी स्ट्रक्चर इस तरह से आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये वाला जो भाग है यहाँ अंडाशय के बिल्कुल समीप होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम कहते हैं। क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम कहते हैं। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जीवन के किस चरण में अंड जनन प्रारंभ होता है। तो भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान ये प्रारंभ होता है। ठीक है, ये थे क्वेश्चंस। बाकी कुछ चीज़ें रह गई, जैसे कि हम बात करें कि जो वृषण है वो उदर गुहा के बाहर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, वृषण उदर गुहा के बाहर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, वृषण कोष में। वृषण कोष में क्यों पाए जाते हैं भाई, वृषण कोष में, वृषण कोष में क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि जो हमारे शरीर का तापमान है वो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक होता है, इसीलिए कहाँ पाए जाते हैं, वृषण कोष में पाए जाते हैं। अगर ये शरीर के अंदर होंगे और तो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अधिक होने से जो शुक्राणु हैं उनका परिपक्व नहीं हो पाएगा। किनका, शुक्राणु को परिपक्व नहीं हो पाएगा, मतलब शुक्राणु यहाँ पर काम के नहीं रहेंगे। ठीक है, ये एक बात थी। बाद हम उसके बाद कोलेस्ट्रम की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जो कोलेस्ट्रम है, कोलेस्ट्रम क्या है, जो प्रथम जो दुग्ध निकलता है किससे, माता के स्तनों से, उसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। और कोलेस्ट्रम में क्या होता है, कैसीन प्रोटीन होता है। क्या होता है, कैसीन प्रोटीन होता है। यहाँ पर वसा भी होती है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है ना, कार्बोहाइड्रेट भी होता है। और इसमें यहाँ पर IgA एंटीबॉडी होती है। क्या होती है, IgA एंटीबॉडी होती है। एक एंजाइम यहाँ पर होता है ना, अभी मुझे उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा। तो ये सब चीज़ें होती हैं, और जो पहली बार दूध निकलता है उसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट बातें थी। बाकी एक भ्रूण का परिवर्धन होता है, फर्स्ट सेल युग्मनज बनता है, युग्मनज से 2 सेल होता है, फिर उसमें मतलब धीरे धीरे वो 2 से 4, 4 से 8 इस तरह से पूरा ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, फिर उसका परिवर्धन, वो अटैचमेंट होता है, जिसको हम अंतरोपण कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमने पूरा चैप्टर कोशिश किए, हो सकता है कुछ टॉपिक्स रह गए होंगे, कोशिश किए सारे चैप्टर्स सारे टॉपिक यहाँ पर क्या करने की, इंक्लूड करने की, पूरे चैप्टर को रिवाइज करने की पूरी कोशिश की है इसमें। अगर कुछ रह गया हो तो उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, है ना। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, जो भी है ना, प्लीज़ बताइएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड भारत माता की जय।